वर्क फ्रॉम होम श्रृंखला के अंतर्गत कक्षा 10वीं इतिहास और राजनीति विज्ञान विषय के सत्र में मैं पूर्णिमा पांडे आप सभी को सादर आमंत्रित करती हूँ। हमारा विषय है राजनीति विज्ञान और पहला पाठ है संविधान की प्रगति। इस पाठ को पढ़ने के बाद हमारे बच्चे, हमारे विद्यार्थी संविधान के कारण भारतीय लोकतंत्र किस प्रकार सशक्त हुआ है, इसके बारे में अपने मत, अपने विचार रख सकेंगे और संविधान की प्रगति सामाजिक परिवर्तन की दिशा में हो रही है, यह बताने में भी सफल हो सकेंगे। हमने कक्षा 6ठी से लेकर कक्षा 8वीं तक नागरिक शास्त्र विषय के रूप में बहुत कुछ जाना है, बहुत कुछ पढ़ा है। कक्षा 6ठी में हमने जाना था अपने स्थानीय शासन संस्थाओं के बारे में। कक्षा 7वीं में हमारे संविधान और संविधान में निहित मूल्यों के बारे में जाना और कक्षा 8वीं में केंद्रीय शासन प्रणाली और राज्य शासन प्रणाली के मुद्दों पर चर्चा की। कक्षा 9वीं में हमने भारत के अंतरराष्ट्रीय संबंधों के बारे में विस्तृत चर्चा की। अब कक्षा 10वीं में हम देखेंगे संविधान की प्रगति। भारतीय संविधान ने भारत को पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य बनाने का उद्देश्य रखा है। 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने भारत के संविधान के अंतिम प्रारूप को राष्ट्र को समर्पित किया और 26 जनवरी 1950 से हमारे संविधान के अनुसार हमारे देश का शासन चलाना प्रारंभ हुआ। संविधान के आधार पर जिस प्रकार की शासन व्यवस्था रही और उसके द्वारा भारतीय लोकतंत्र का प्रारूप व्यापक हुआ और मजबूत भी हुआ। सामाजिक न्याय और समता को स्थापित करने की दृष्टि से जो कदम उठाए गए, उनके आधार पर हम अपने इस पाठ में 3 मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पहला मुद्दा है लोकतंत्र, दूसरा है सामाजिक न्याय और समता और तीसरा मुद्दा है न्याय व्यवस्था। तो आज के इस वीडियो में हम लोकतंत्र और उसके मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पहला मुद्दा है राजनीतिक परिपक्वता, मताधिकार, लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण और सूचना का अधिकार यानी RTI 2005। राजनीतिक परिपक्वता। लोकतंत्र में केवल लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की संरचना महत्वपूर्ण नहीं होती, बल्कि महत्वपूर्ण होता है उस संरचना के आधार पर प्रत्यक्ष रूप में व्यवहार। और जब यह व्यवहार सफलता से किया जाता है, तब लोकतंत्र समाज के राजनीतिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बन जाता है। और उसी के आधार पर हम देखें तो हमारे देश में लोगों को सीधे सीधे प्रतिनिधित्व देने वाली कई संस्थाएं हैं, जैसे केंद्रीय स्तर पर संसद है, राज्य विधानसभाएं हैं और स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थाएं हैं। समाज के सहभाग को देखें, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता को देखें, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव को देखें, तो हमारा जो लोकतंत्र है यह हमारे देश की बहुत बड़ी उपलब्धि है। निष्पक्ष चुनाव, पारदर्शी चुनाव हमारे देश के लोकतंत्र की बहुत बड़ी विशेषता है। और ये कैसे होता है? देश के प्रत्येक मतदाता को वोटर आईडी यानी उसकी एक पहचान दी गई है। उस वोटर आईडी में उसकी पूरी जानकारी दर्ज होती है। ईवीएम मशीनों के द्वारा मतदान होता है और मतदान करने के बाद हर मतदाता की उंगली में उसके नाखून पर एक स्याही का निशान लगाया जाता है, जिससे वह फिर से मतदान न कर सके। और इस तरह से यह प्रक्रिया संपन्न होती है और निष्पक्ष
पारदर्शी तरीके से चुने गए प्रतिनिधि विभिन्न शासन प्रणालियों में कार्य करते हैं। हमारा देश बहुत बड़ा है, विशाल है। इतने बड़े देश में विभिन्न स्तरों पर चुनाव करवाना सचमुच एक बहुत बड़ी चुनौती का काम होता है। निरंतर होने वाले चुनावों के कारण हमारे भारतीय मतदाता भी अब राजनैतिक रूप से समझदार हो चुके हैं, परिपक्व हो चुके हैं। सार्वजनिक समस्याओं के विकल्पों पर अब सोच विचार करते हैं और इसके लिए अधिक से अधिक हमें मतदान में सहभागी होना चाहिए। उनकी इस मानसिकता में बढ़ोतरी हुई है, यानी अब अधिक से अधिक लोग मतदान करने के लिए अपने घरों से बाहर निकलते हैं और इधर विगत वर्षों में हम देखें तो मतदान का प्रतिशत भी निरंतर बढ़ रहा है। हम देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे नागरिक जागरूक हुए हैं। जब वे मतदान करने आते हैं तो अपने साथ अपना वोटर आईडी, अपना आधार कार्ड, अपना राशन कार्ड, अपना ड्राइविंग लाइसेंस, अपना पासपोर्ट या जो भी पहचान पत्र उनके पास है, शासन के द्वारा जो भी सूची बनाई गई है पहचान पत्र के लिए, उनमें से जो भी उनके पास उपलब्ध होता है उन डॉक्यूमेंट्स को लेकर वो आते हैं। 15 अगस्त 1947 से पहले हमारा देश ब्रिटिश सत्ता के अधीन था। 15 अगस्त 1947 को यूनियन जैक को हटाकर भारत के दिल्ली स्थित लाल किले पर तिरंगा फहराया गया। भारत के आसमान से निराशा का अंधेरा छट गया और तिरंगा बड़ी शान से लहराया। भारत का आसमान सुनहरी किरणों से आच्छादित हो गया। उम्मीद की सुनहरी किरणें चारों ओर छा गईं। और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, मताधिकार। बच्चों, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आजादी के पहले भारत में केवल 13% जनता को मताधिकार प्राप्त था और उन 13% के लिए बहुत सारी शर्तें थी। जाहिर है ये शर्तें शासन के द्वारा निर्धारित की गई थी और जो लोग ब्रिटिश सत्ता का सहयोग करते थे उनको ये अधिकार आराम से मिल जाता था। लेकिन जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ, स्वतंत्र भारत में देश के प्रत्येक भारतीय स्त्री पुरुष को, बच्चों ध्यान देना, प्रत्येक भारतीय स्त्री पुरुष के लिए 21 वर्ष आयु की शर्त निर्धारित करके उन्हें संविधान द्वारा मतदान का अधिकार प्रदान किया गया था। और इसमें और भी बढ़ोतरी करने के लिए, इसमें और इस अधिकार को व्यापक करने के लिए 20 दिसंबर 1988 के दिन संसद ने 62वें संविधान संशोधन के माध्यम से मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने संबंधी विधेयक को मंजूरी दी थी। इसका प्रभाव क्या हुआ? इसका प्रभाव हुआ कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बना। यहाँ मतदाताओं की संख्या भी सबसे अधिक बनी। और यह जो संख्या बनी, सबसे अधिक मतदाताओं की संख्या, यह परिवर्तन केवल संख्यात्मक रूप में नहीं हुआ बल्कि गुणात्मक रूप में हुआ। जाहिर है 21 साल से उम्र घटाकर 18 वर्ष कर दी तो मतदाताओं की संख्या बढ़ गई, लेकिन यह बढ़ोतरी क्वालिटेटिव भी थी, गुणात्मक भी हुई, केवल क्वांटिटेटिव या संख्यात्मक बढ़ोतरी नहीं हुई। उसके साथ साथ गुणवत्ता का स्तर भी बढ़ा। अगला महत्वपूर्ण मुद्दा है लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण। सत्ता का विकेंद्रीकरण लोकतंत्र का मौलिक घटक है। वाह, सुनने में कितना अच्छा लग रहा है ये वाक्य, लेकिन समझने के लिए ऐसा लग रहा है बाप रे कितना कठिन है। बिल्कुल कठिन नहीं है बच्चों। इसमें केवल एक शब्द है विकेंद्रीकरण, जिसका अर्थ होता है शक्ति को केंद्रीय स्थान से हटाकर पुनः विभाजित करना, यानी केंद्र से हटाना। यदि हम राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में इसकी बात करें तो इसका अर्थ होता है कि स्थानीय स्तर की
शासन संस्थाओं को पर्याप्त अधिकार प्रदान करना और उनके द्वारा वास्तविक लोकतंत्र को प्रत्यक्ष रूप देना। अब आप कहेंगे वास्तविक लोकतंत्र क्या? तो लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि जनता की सरकार, जनता के लिए, जनता के द्वारा। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, गवर्नमेंट फॉर द पीपल एंड गवर्नमेंट बाय द पीपल। और इस विकेंद्रीकरण का लाभ क्या है? सत्ता के दुरुपयोग को रोकना, और दूसरा है सामान्य जनता को भी सत्ता में सहभागी होने का अवसर देना। स्वतंत्र भारत में तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए कई प्रयत्न किए गए। इनमें सबसे बड़ा प्रयत्न 73 और 74वें संविधान संशोधन का था। इसके द्वारा स्थानीय शासन संस्थाओं को संविधान की स्वीकृति तो मिली ही, और इसके साथ साथ उनके अधिकारों में और वृद्धि भी हो गई। हमारे देश के संविधान ने स्त्री और पुरुष दोनों को समान अधिकार दिए, तो स्त्रियों की सहभागिता राजनीति में भी बढ़े और वो अपना उचित प्रतिनिधित्व कर सकें, इसके लिए संविधान में कई प्रारूप रखे गए हैं। सत्ता में महिलाओं का सहभाग बढ़ाने हेतु उनके लिए कुछ स्थान आरक्षित रखे गए। दुर्बल समाज वर्ग सत्ता में सहभागी हो सके, इस उद्देश्य से उनके लिए भी कुछ स्थान आरक्षित रखे गए। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया ताकि पंचायती राज संस्था या शहरी निकाय संस्थाओं के निष्पक्ष चुनाव किए जा सके। संविधान में 11 एवं 12 इन दो नए परिशिष्टों का समावेश किया गया। पुनः इनका समावेश किया गया स्थानीय शासन संस्थाओं को संवैधानिक स्वीकृति दिलाने के लिए। अब और महत्वपूर्ण एक मुद्दा हमारे सामने है, सूचना का अधिकार, RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन 2005। शब्द से ही स्पष्ट है कि हम किसी भी सूचना को प्राप्त करने का अधिकार रखते हैं। सुशासन की दो विशेषताएं होती हैं किसी भी अच्छे प्रशासन की। पहली विशेषता है पारदर्शिता और दूसरी विशेषता है उत्तरदायित्व को प्रत्यक्ष रूप में उतारने के लिए हर नागरिक को सूचना मिले। क्या सूचना मिले? कि शासन क्या काम कर रहा है, शासन कैसे काम कर रहा है। और इसलिए भारतीय नागरिकों को सूचना का अधिकार प्रदान किया गया। इसके अंतर्गत कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी विभाग से कोई भी जानकारी ले सकता है। जैसे आपके इलाके में विकास के कामों के लिए कितने पैसे खर्च हुए हैं और कहाँ खर्च हुए हैं। आपके इलाके की राशन की दुकान में कब और कितना राशन आया। स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल में कितने पैसे खर्च हुए हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल आप राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत पता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, इनकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और RTI के द्वारा, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के द्वारा सरकारी कामकाज में स्पष्टता और पारदर्शिता आने में मदद मिली। इनके साथ साथ दो अधिनियम और पारित हुए। बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, RTE, राइट टू एजुकेशन। आपने अपने स्कूल में देखा होगा, शिक्षा का अधिकार, सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़ें सब बढ़ें। याद आ गया ना? देखा है ना आपने? बिल्कुल। और इसके अंतर्गत 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार मिला है। और दूसरा आया राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, जिसके अंतर्गत भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग 75% और शहरी क्षेत्रों में 50% तक सब्सिडी वाला अन्न या खाद्यान्न उपलब्ध कराना। तो बच्चों, आपने यह पाठ पढ़ा, सुना
देखा, संविधान की प्रगति आपने जानी और बहुत सारे अधिकारों पे भी हमने चर्चा की। यहाँ पर भी बहुत सारे अधिकार आपको दिखाई दे रहे हैं। आप इन्हें ध्यान से देखिए, पढ़िए और आपके मन में यदि और भी कोई अधिकार लगते हैं कि हाँ, बच्चों को और भी कुछ अधिकार मिलने चाहिए, तो उसकी भी एक सूची बनाएं। The right to live without fear, the right to happiness, the right to choose, the right to dream, सपने देखने का अधिकार। बहुत अच्छी बात। मैंने कुछ रोचक प्रश्न आपसे पूछे हैं, आप इन्हें ध्यान से देखिए, इनको पढ़िए, इनको समझिए और इनके उत्तर देने का प्रयास करें। आपको निश्चित इसमें आनंद आएगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा? आपके सुझाव और आपकी प्रतिक्रिया अवश्य दें। कमेंट बॉक्स में आपके सुझावों का स्वागत है। मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।